तो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लाइट का रिफ्लेक्शन वन शॉट लेके आया हूँ। इसके बाद मैं आपको एक रिफ्लेक्शन का भी वन शॉट बना के दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लाइट को समझेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट देखिए, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि जब भी हमारे आसपास होगी तो हमारी आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी और उसको हम बोलेंगे सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब ये हमें देखने में हेल्प करेगी। तो अगर हम लाइट को डिफाइन करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आई। तो जब हमने लाइट को बहुत डीपली स्टडी करा था तो हमने जाना कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। लाइट के कुछ फिनोमिनास, मतलब लाइट के साथ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। तो लाइट के कुछ फिनोमिनास वेव नेचर के ऊपर कंसिडर्ड है, मतलब माना जाएगा कि लाइट इस तरह से वेव में ट्रैवल करती है। और कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब किए, माना गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इस चैप्टर में हम लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर करेंगे, मतलब हम मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन का जब आप पाथ ड्रॉ कर दोगे और उसके ऊपर एरो लगा दोगे कि लाइट इस तरफ जा रही थी, तो बेटा इसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सारी आपने रेज ऑफ लाइट ले ली जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या थी, पैरेलल थी। तो ये जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाती हैं तो ये बनाती हैं एक बीम ऑफ लाइट। तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने पार्टिकल नेचर माना तो हम मान के चलेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वेव नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आगे देखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अच्छा अब लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करती है उस मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। ऑप्टिकल मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट उसमें ट्रैवल कर जाएगी। अच्छा, अब लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड वो है फ्री स्पेस में, एयर में लगभग उसके बराबर है, और वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब भी किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर, मतलब किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरेगी तो वहां से वो बॉल की तरह, जैसे हम बॉल को नीचे गिराएं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर आती है, उसी तरह से अगर हम एक पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट को गिराएंगे तो उसी रास्ते से वापस ऊपर आ जाएगी। मतलब जरूरी नहीं उसी रास्ते से आए, मतलब जैसे हमने बॉल को नीचे गिराया वो टप्पा खा के चली जाती है, वैसे हम लाइट को अगर किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो वहां पे वो टप्पा खाएगी और वापस आ जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट। अब रिफ्रैक्ट मतलब जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो रिफ्रैक्ट करेगी। अब रिफ्रैक्ट करने का सिंपल सा मतलब समझो कि भाई ये एक लाइन थी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही थी। एक लाइट, रे ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर इंसिडेंट करी। अब जाना तो भैया इसको इस तरफ था, बट ये इस तरफ चलेगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये दो फिनोमिना हमने इस चैप्टर में क्लियर कवर करने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें डिस्क्राइब किया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब देखिए, नीचे एक मिरर पड़ा, इसके ऊपर हमने एक इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करवाया, मतलब हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया और इसको हमने नाम दे दिया कि हम इसको अब से इंसिडेंट रे बुलाएंगे। ठीक है जी। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट रे गिरी, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपका काम क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब डॉटेड लाइन होगी वो। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी दो खाबी हैं, दो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। पहला कि ये स्ट्रेट लाइन जिसको हमने नॉर्मल नाम दिया है, एक तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप इस स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एक एंगल है, इस एंगल को बेटा हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट के ऊपर गिरी, इस सरफेस ने इसको रिफ्लेक्ट करके कैसे रिफ्लेक्ट किया, अब जिस एंगल से वो आई थी उसने ठीक उस दूसरी तरफ नॉर्मल के राइट हैंड साइड उतना ही एंगल बना के उस रास्ते इसको भेज दिया। तो ये हमारी इंसिडेंट रे आई जो कि नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही थी। अब यही एंगल उसने दूसरी तरफ बनाते हुए इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया, और अब इस रे का नाम भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखिएगा बेटा, ये लॉ भी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे I = R। अच्छा, कई बार ना क्या करके जाता है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको एंगल ये वाला दे देंगे और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये वाले जो एंगल होते हैं ये बन जाएगा 90 - I, और ये वाला जो एंगल होगा वो बन जाएगा 90 - R। तो अगर सपोज करो को केस दे रखा, उन्होंने आपको बोला कि भाई इंसिडेंट रे जो है, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। बताओ जी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये एंगल हमारा 90 - I एंगल है। तो 90 - I की वैल्यू दे रखी है 30, तो यहाँ से 90 - 30 = क्या आ जाएगा, I। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों एंगल सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम लॉस क्लियर करेंगे कि इस रिफ्लेक्शन के लॉस कितने होते हैं। तो कुल मिला के 2 लॉस होते हैं। अच्छा, पहला लॉ समझने के लिए आपको प्लेन की नॉलेज होनी चाहिए। अब समझिए प्लेन क्या होता है। जब आप दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करके एक शीट बना देते हैं उसको हम प्लेन बोलते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं इस बोर्ड के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके जो एरिया आया मेरे पास, अगर वो एक मतलब समझो कि वो बहुत ज्यादा पतला कर दूं इस एरिया को मैं, ठीक है, मतलब उसकी डेप्थ बिल्कुल 0 कर दूं, तो आपके पास जो बचेगा वो एक प्लेन बचेगा। जैसे कि ये बोर्ड है हमारे पास। तो पहला लॉ क्या कहता है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे इस प्लेन के ऊपर है
तो हमारा नॉर्मल भी इस प्लेन के ऊपर बनेगा और हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी इस प्लेन के ऊपर बनेगी। तो पहला लॉ बड़ा सिंपल है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कि जिस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे है, ऐसा नहीं होगा कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे इससे बाहर आ जाएगी या इससे अंदर चल जाएगी या नॉर्मल इससे बाहर आ जाएगा। अच्छा एक और बात, नॉर्मल कभी ऐसा भी नहीं बनेगा। नॉर्मल आप देख सकते हो, नॉर्मल उसी प्लेन में बनाना है जिस प्लेन में हमारी इंसिडेंट रे है। तो ये पहला लॉ था। अब दूसरा लॉ क्या है बेटा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या था लॉ दूसरा लॉ, कि भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। चाहे आप रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से करवाओ, चाहे आप रिफ्लेक्शन इस तरह के सरफेस से करवाओ, चाहे आप रिफ्लेक्शन इस तरह के सरफेस से करवाओ, ये हर तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। क्या, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, देखो अभी ना हमें इस चैप्टर में इमेज से डील करना। इमेज क्या होती है, देखो किसी ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेजिनेशन को हम इमेज बोलते हैं। तो कुल मिला के दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक और बात बता देता हूँ बेटा, किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए या फिर दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड। अब अगर ये दो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगी, और अगर वो सिर्फ मीट करती हुई दिख रही हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी। मेरी इस बात का मतलब आप इस चैप्टर में समझ जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊं तो रियल इमेज व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल इमेज, और अगर सिर्फ अपीयर्स टू मीट है तो कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा एक और मेजर डिफरेंस जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आएगा, जो रियल इमेजेस होती हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है हमेशा स्क्रीन पे। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आप थिएटर रूम में जाते हैं, थिएटर में मूवी देखते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन लगी होती है, वहां पे पिक्चर दिखाई जाती है, तो वो एक रियल इमेज है। तो जिस भी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़े वो एक रियल इमेज है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं बेटा, वो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही बनती हैं। जैसे अगर आप अपने घरों में लगे हुए व्यूइंग मिरर में देखेंगे तो अपने आप की जो इमेज है वो उस मिरर के अंदर ही पाते हैं, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पाते हैं। अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बता देता हूँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेटा जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन की मदद से आपको इमेज बना के देगा, उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से डील करना है तो मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भी वैसी डेफिनेशन दी है। अच्छा वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फाउंड इनसाइड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा आगे देखिए, जो रियल इमेजेस होंगी वो इन्वर्टेड भी होंगी। अब इन्वर्टेड का मतलब समझो कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, ठीक है जी। अब जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हमारी इमेज ऐसे बनेगी। अब बोलोगे कि सर इसमें तो डिफरेंस है, ध्यान से देखो, जहाँ हेड है, मेरी बात को ध्यान से समझना, इरेक्ट का मतलब अगर हेड ऊपर है तो इमेज का हेड भी ऊपर आएगा, बॉटम बॉटम। अब ये इमेजेस फिर भी सेम नहीं है, ये दो इमेजेस एक दूसरे के साथ लिटरली इन्वर्टेड है। अब लिटरली इन्वर्टेड का मतलब समझो, अगर आप ध्यान से देखोगे मिरर के सामने खड़े होकर अगर अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो आपको लगेगा जो इमेज आपकी वो अपना राइट हैंड रेस कर रही है, और अगर अपना राइट रेस करोगे तो आपको लगेगा कि इमेज अपना लेफ्ट रेस कर रही है। इसी वजह से ना जो एम्बुलेंस होता है बेटा, वो एक्चुअल एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जो हम गाड़ियों में जो हमारे मिरर्स लगे होते हैं ना वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और वो वर्चुअल इमेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, तो वो उल्टा लिखते हैं ताकि जब हम मिरर में देखें तो हमें वो सीधा होकर दिख जाए। अगर वो सीधा लिखेंगे तो मिरर में हमें, क्योंकि हम पीछे मुड़ के तो देखते नहीं, हम तो मिरर में से देखते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो वो एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि मिरर जब इमेज बनाए तो वो उसको सीधा कर दे, उसको लिटरली इन्वर्ट कर दे, इसलिए। ठीक है जी, अब अगली साइड पर चलते हैं। अगली साइड पर देखते हैं क्या है। अच्छा अगली स्लाइड में है टाइप ऑफ मिरर। देखो वैसे तो आप एक टाइप का मिरर, प्लेन मिरर बचपन में पढ़ते आए हैं। तो मिरर कुल मिला के दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मिरर बनाते हैं कैसे। देखो एक्चुअल में जो मिरर होता है वो एक ग्लास से बनाया जाता है। अब सपोज करो ये मेरे पास एक ग्लास की शीट है, अब इसके दो सरफेस हैं, ये है सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर 2। अब इन दोनों में से किसी भी एक सरफेस को पॉलिश कर दीजिए तो वो कहलाएगी पॉलिश सरफेस। ऑटोमेटिकली जो दूसरी सरफेस होगी वो बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर हमारा ग्लास बिल्कुल फ्लैट है तो हमारा बनेगा प्लेन मिरर, और अगर हमारा ग्लास हल्का सा भी शेप में, मतलब प्लेन फ्लैट नहीं है, तो हमारे पास बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। हमें इस चैप्टर में प्लेन मिरर से डील नहीं करना, वो आप क्लास 8th में करके आए हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या क्या खासियत होती है। तो आइए प्लेन मिरर की इमेज समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, इंसान को देखिए, ये शीशे के आगे खड़ा है, ये अपना राइट हैंड रेस कर रहा है, बट इसको लग रहा है जो इसकी इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिटरल इन्वर्जन देखी जाती है। हेड की जगह हेड बन रहा है, पैरों की जगह पैर बन रहे हैं, बट राइट हैंड लेफ्ट बन चुका है और इसका लेफ्ट इसका राइट बन चुका है। चलिए, अ हाईली पॉलिश सरफेस, मैं अगर प्लेन मिरर को डिफाइन करूँ, अ हाईली पॉलिश प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लैट होना चाहिए। पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर, फॉर एग्जांपल लुकिंग ग्लास। अच्छा अब ये बेटा लाख रुपए का नोट है, क्या अगर आएगा प्लेन मिरर का क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। याद रखना, प्लेन मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ इन्फिनिटी। अब फोकल लेंथ पे भी आएंगे, अभी के लिए आप ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठाइए, मैं आप वापस जब फोकल लेंथ एक्सप्लेन करूंगा तब आऊंगा कि इन्फिनिटी क्यों होती है।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इमेज ऑफ प्लेन मिरर? सबसे पहले वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होगा आपको स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही इमेज दिखेगी आपको। दूसरा है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब जहां पे हेड है वहां हेड, जहां पैर है वहां पे पैर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक थर्ड पॉइंट बना सकते थे कि भाई ये जो इमेज होगी ये लिटरली इन्वर्टेड होगी। लिटरली क्या होगी? इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट विल बिकम राइट एंड राइट विल बिकम लेफ्ट। अच्छा, जितनी दूरी पे ये इंसान इस मिरर से खड़ा हुआ है उतनी दूरी पे ही, मतलब उतने ही अंदर इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। v इज इक्वल टू यू। अब ये v u के बराबर क्यों होता है ये भी मैं आपको जब मिरर फॉर्मूला करवा दूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, बस उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखना, कभी कभी प्रूफ करना भी आ जाता है। अच्छा क्यों? अच्छा ध्यान रखना, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतनी ही हमारी इमेज की हाइट होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। तो एक मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हमारी इमेज कितनी बड़ी हो रही है। आगे जाके हम ऐसे मिरर से डील करेंगे जो आपको छोटी इमेज भी बना के देंगे और आपको बड़ी इमेज भी बना के देंगे। तो ऐसे कितनी छोटी हुई कितनी बड़ी हुई हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर सेम साइज इमेज हो तो हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन 1 है, अगर बड़ी हो तो हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1 है, और अगर छोटी हो तो हम बोलते हैं लेस देन 1 है। तो आगे बढ़ते हैं बेटे, अगली स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि प्लेन मिरर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा स्फेरिकल मिरर बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए एक होलो स्फीयर लेंगे ग्लास का, एक होलो स्फीयर लेंगे हम लोग ग्लास का, और उसको ऐसे बीच में से काट देंगे। अब अगर हम इसको काट देंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 हेमिस्फीयर तैयार हो जाएंगे। अब देख सकते हैं ये इसका सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2। पहले मिरर में क्या करिए, आप इस वाले को, इस सेकंड सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। अब अगर इसको आप पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा पॉलिश सरफेस और ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस केस में आप इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दीजिए जो बाहर की तरफ है, ये बन जाएगा पॉलिश सरफेस और ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों मिरर्स में देखो, इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका पेट निकला हुआ, दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो इस मिरर को हम बोल देंगे दिस इज कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पेट अंदर गया होगा इस मिरर को हम बोल देंगे कनकेव मिरर। तो हमारे पास 2 तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स जो कर्व्ड आउटवर्ड है और कनकेव जो कर्व्ड इनवर्ड है। चलिए आगे चलते हैं कि हमारे पास आगे क्या। अच्छा, इन्होंने बस, मैंने अब क्या किया हुआ है, कन्वेक्स मिरर को डिफाइन कर रखा है कैसे, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है और इसकी ये वाली सरफेस क्या है, ये पॉलिश सरफेस है। यहाँ पे हम पॉलिश बना के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स आप धीरे धीरे समझेंगे, चलो मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि ये सारी टर्म्स कैसे हैं। जब हम आगे इसको मतलब बनाएंगे ना, हमारी पूरी स्लाइड बनाई हुई है जिसमें मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बस ये समझिए कि जो कन्वेक्स मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पेट निकला हुआ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पेट निकला हुआ है तो अंदर वाली सरफेस क्या हो जाएगी, पॉलिश सरफेस। अच्छा आगे देखते हैं, हमारे पास उसी तरह से कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसा होगा, जिसकी जो पॉलिश सरफेस होगी वो तो बाहर की तरफ होगी, जिसकी पॉलिश सरफेस तो बाहर की तरफ होगी, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्व्ड इनवर्ड होगी, उसका पेट अंदर की तरफ घुसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको स्फेरिकल मिरर्स की पता होनी चाहिए। अब वो टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। देखो आपने दोनों स्फेरिकल मिरर्स स्फीयर से ऑब्टेन करे थे, स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा। जब आपने इसको काट के बीच में से 2 हेमिस्फीयर्स बना लिए थे, अब ये जो सेंटर होगा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है, मतलब इट्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर आर बीइंग मेड ऑफ। मतलब ये मिरर हमने जिस भी स्फीयर से बनाया उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा एंड इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर्स आर मेड। ठीक है जी, आई होप आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिए बेटे, जब हमने स्फीयर्स बनाए थे तो ये उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब अगर हम सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक अगर हम ये डिस्टेंस मेजर कर लें तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं कि भाई उस स्फीयर का रेडियस जिसमें से मिरर को बनाया गया। अब सपोज करो मैंने आपके सामने एक ऐसा मिरर बना दिया और मैंने आपको बोला जी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करो, तो आप क्या करो, सिंपल सा काम करो, आप इस मिरर का स्फीयर कंप्लीट करो तो आपको मिल जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस मिरर के सरफेस तक, तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिल जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट इज पोल। अच्छा, अब आपके सामने एक मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब आपने मिरर की जितनी भी लेंथ है एग्जैक्टली उसका एक मिड पॉइंट ले लिया, तो उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। अब क्या करिए, इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए और दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जो आपके पास लाइन आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे जी, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ध्यान से देखिए, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे जाके जानेंगे, फिलहाल के लिए समझिए
ये जो एफ पॉइंट है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन सेगमेंट है इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये इसको 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आई होप आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है, पोल क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। सिंपल, अभी मैं सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन सेगमेंट है इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज फोकस। अच्छा, अब फोकस अगर मिड पॉइंट है 1:1 में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। अब देखो ध्यान से, मैं अगर आपको लेंथ वाइज बताऊं तो P से लेके C तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा एंड P से लेके F तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ बन जाएगा। और इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन होता है R = 2F। कारण क्योंकि देखो ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब P से लेके F, अगर P से लेके F तक अगर F है, मतलब F डिस्टेंस है, तो भाई ये भी क्या होगा, F ही होगा। और अब ये टोटल कितना हमने बोला, ये टोटल R है, तो आप देख सकते हो 2 F मिलके क्या बन रहा है, 1 R। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाएगी, पूछी जाएगी, और कभी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के फोकल लेंथ पूछी जाएगी, तो उसके लिए आप रिलेशन ये यूज करेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनको ध्यान रखते हुए हम अपनी क्या बना पाएंगे, इमेज बना पाएंगे। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होती हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए या 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए। आपको उन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना होता है और आप उसके लिए फिलहाल यूज कर रहे हैं मिरर। तो पहला रिजल्ट क्या है, देखिए पहला रिजल्ट कुछ इस तरह का है कि अगर आप एक कनकेव मिरर के ऊपर, जैसे सपोज करो ये कनकेव मिरर बना लिया, ये इसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस के बारे में बता चुका हूं कि एक ऐसा पॉइंट जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इस मिरर के ऊपर आपने एक ऐसी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ऐसा करो आप एक और, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, हमने ये एक और ड्रॉ कर दी, हमने एक और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये मिरर, कनकेव मिरर क्या करेगा, ये इन सबको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई ये सारी रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगी और उस सिंगल पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें से अगर हम इस मिरर के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएं, बीम ऑफ लाइट मतलब रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल है आपस में, तो ये सारी की सारी कन्वर्ज करके इस पॉइंट से पास कर देंगी। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कनकेव मिरर। अच्छा, आप ध्यान से चलते हैं दूसरे मिरर की तरफ। इसके ऊपर भी अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे पैरेलल है, अगर हम इंसिडेंट करवाएं तो आप देख सकते हैं। सपोज करो हम एक और गिरा देते हैं, हमने एक और इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिरा दी, तो ये करेगा क्या, ये मिरर इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई देखो यहाँ पे अगर एक आंख बंदा लगा के देख रहा है तो उसको ये रे अब कहाँ से आती दिखेगी, फोकस से आती दिखेगी। और कोई बंदा यहाँ पे अगर आंख लगा के देख रहा है तो उसको भी ये रे कहाँ से आती दिखेगी, फोकस से आती दिखेगी। तो ये दोनों रेज हमें फोकस से आती दिख रही हैं। अब ये मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ये बहुत सारी पैरेलल रेज को क्या कर देगा, फोकस में से डाइवर्ज करता हुआ दिखा देगा। ठीक है, तो याद रखना, जब वर्ड यूज हो कन्वर्जिंग तो कनकेव मिरर, और जब वर्ड यूज हो डाइवर्जिंग तो कन्वेक्स मिरर। अब फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई सारी एक बीम ऑफ लाइट को कनकेव मिरर कन्वर्ज करके फोकस में से पास करवा देगा और कन्वेक्स मिरर एक बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा देगा कहाँ से, फोकस से। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है जो कि रूल नंबर 2 भी है। वो क्या है, देखो ये रूल नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है, अब अगर आपको याद हो रूल नंबर 1 में आपने एक पैरेलल रे ली थी, वो फोकस में से पास कर रही थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रे लेंगे जो फोकस में से पास कर रही है। अब ध्यान से देखिए, एक रे जो फोकस में से पास कर रही है, ये मिरर उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा है। तो ये रूल पहले रूल का क्या है, वाइसा वर्सा। अब यहाँ पे देखिए कन्वेक्स मिरर, एक रे हमने ली जो कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी, इस मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। तो पहला और दूसरा रूल एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल। अब थर्ड रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो रिजल्ट क्या है सबसे पहले समझिए। अब थर्ड रूल ऐसा है कि एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, देखो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले आ जाएगा, तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करके मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाई। तो याद रखना बेटा, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई रे जाएगी, मतलब इसमें जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास कर रही है, पास करके जैसे मिरर पे फॉल करी, आप देख सकते हो जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वो वापस जा रही है। तो इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे उस रे की हो रही है रिट्रेसमेंट, मतलब वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। और जब भी रिट्रेसमेंट होगी आपसे तकरीबन एंगल आई और एंगल आर पूछा जा सकता है, दोनों के दोनों क्या होंगे, 0। तो कनकेव मिरर में अगर कोई रे सी की तरफ डायरेक्टेड है, सी के पाथ में है,
तो वो मिरर से टकराने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। कन्वेक्स मिरर में भी यही कुछ हो रहा है। देखो एक रे थी जो कि सी की तरफ डायरेक्टेड थी, क्योंकि अब यहाँ पे सी मिरर के बाद पड़ा है तो वो सी तक पहुंच तो पाएगी नहीं, पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे आई, मिरर से टकराई और अपने पाथ को उसने रिट्रेस करा और एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपको इसका क्वेश्चन एक और फॉर्म में भी आ सकता है। वो किस फॉर्म में आ सकता है? आपको एक प्लेन मिरर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई एक ऐसा केस बताओ जब एक रे गिरे और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर दे। तो आपने सिंपल बोलना है कि रे ऑफ लाइट उस मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे गिरनी चाहिए। अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है बेटा? अगर हम मिरर के पोल के ऊपर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दें तो हमारी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये हमारी इस रे ऑफ लाइट के लिए बन जाएंगी नॉर्मल, और इस रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल से वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा रूल नंबर 4 है, यहाँ पे भी लगेगा। अगर हम एक पोल की तरफ डायरेक्टेड एक रे को डायरेक्ट कर दें, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी नॉर्मल, और जिस एंगल से वो आई थी नीचे की तरफ उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये चारों रूल्स क्लियर है। अब इन चारों रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो इससे कुल मिला के 6 केस होंगे। आपको मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इमेज होती है किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेजिनेशन, जिसको हम देख सकते हैं। तो आपको इमेज बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए उससे 2 रेज चाहिए होती हैं। आप उन 2 रेज को रिफ्लेक्ट करवाओ, रिफ्रैक्ट करवाओ और उन दोनों को मिलते हुए दिखा दो किसी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे भी वो मीट करती हुई या एक्चुअली मीट कर जाए या मीट करती हुई दिख जाए, वहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो इसका सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट पड़ा इंफिनिटी पे। अब बेटा इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है सन, मून, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंफिनिटी पे पड़े। अब अगर हम इनकी इमेज बनाने की कोशिश करें तो क्या है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB जो कि इंफिनिटी पे पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इंफिनिटी पे पड़े ऑब्जेक्ट से जब भी रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से एक इमेज, एक रे ऑफ लाइट आई जो कि क्या थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरे पार्ट से भी एक रे ऑफ लाइट आई जो कि क्या थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं, आपको रिजल्ट रूल करवाया था कि जब भी एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इस मिरर के ऊपर गिरेगी तो ये दोनों रेस को कन्वर्ट करवा देगा एक सिंगल पॉइंट पे, और उस सिंगल पॉइंट का नाम होगा फोकस। तो आप देख सकते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो अल्टीमेटली फोकस पे बन रही है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था बट उसकी छोटी सी इमेज बनी फोकस पे। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो भाई क्या है कि हमें ये बताना है कि हमारी इमेज कहाँ बन गई। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है तो कनकेव मिरर उसकी इमेज बना देगा फोकस पे। अच्छा दूसरा, क्योंकि अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज कहलाएगी। क्योंकि अब अगर ये रियल इमेज है तो साथ में इन्वर्टेड होगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है तो हम उसको इस तरह से देखेंगे। चलिए, हाईली डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटी होना। कई बुक्स में इसको पॉइंट्स ऐसे बोला गया। अब ध्यान से देखिए, खुद समझिए, सन बहुत बड़ा है, मतलब लाखों अर्थ उसके अंदर आ जाएंगे, बट हम अगर उसको अपनी आंखों से देखते हैं या अगर हम उसकी मिरर में इमेज, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करवाएंगे तो बहुत पॉइंट साइज बनेगी। आप अपनी आंखों के भी एग्जांपल लो, हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस कहते हैं उसको, ठीक है, वो भी इमेज फॉर्म करके देता है। अब देखो, अगर हम कभी गॉगल्स लगा के सूरज की तरफ देखें तो हमें सूरज बहुत बड़ा नहीं दिखता, छोटा सा सूरज दिखता है, एक्चुअल में इतना बड़ा सूरज है, तो हम एक्चुअली सूरज की इमेज देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है तो ये कनकेव मिरर उसकी इमेज बना देगा फोकस पे। अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? सबसे पहले इमेज फोकस पे, और वो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज इमेज होगी। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला था जब भी जो इमेज का साइज है वो 1 से मतलब छोटा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज का साइज बहुत छोटा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी। तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैं आपको एक मोटे पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूं। जब भी आपने इमेज इन्वर्टेड बोल दी, आपने मैग्निफिकेशन के आगे नेगेटिव लगा देना है, मतलब वैल्यू उसकी 1 से कम होगी बट जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा वो उसका नेगेटिव होगा। अब आप इन दोनों बातों को रिलेट कर सकते हो। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल है। और लेस देन 1 हमें क्या बताएगा कि भाई जो साइज है वो डिमिनिश हो चुका है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर। जब हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के पास मूव करवा दिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाने जा रहा हूँ बेटा, जो आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट कुछ इस तरह का है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करें, सोच करो ये मिरर, ये हमारा एक मिरर है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करेंगे तो अब याद रखना बेटा, जो उसकी इमेज होगी वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव होगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाया, मतलब सोच करो ये इन्फिनिटी थी, पहले ही यहाँ पे पड़ा था। अब हमने इन्फिनिटी से उठाया, उसको मिरर के काफी पास ले गए, सच दैट
हमने उन पॉइंट्स को बोला कि भाई इंफिनिटी और सी के बीच में पड़ी। फॉर एग्जांपल आपको सामने वाले रूम की बिल्डिंग, आपको सामने वाली बिल्डिंग की इमेज बनानी है, वो आपके लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी और सी के बीच में पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग की टॉप की इमेज बनाएंगे। एक बार हमने टॉप की इमेज बना ली, बाकी बॉडी की इमेज उस टॉप के नीचे ही होगी। अब आपको मैंने बताया था कि आपको इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, यहाँ पे हमने 3 रेस की मदद से भी इमेज बना ली। अब पहली रे इस ऑब्जेक्ट से, एक और बात, अगर कोई पूछे कि एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, तो इसका आंसर होता है बेटा इन्फिनिटी। राइट नाउ मेरी बॉडी के हर पार्ट से इन्फिनिटी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, बट हमें इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए। अब उन इन्फिनिटी में से एक रे ऐसी होगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आपको पता है ये मिरर क्या करेगा, उसको बेंड करवा के, कन्वर्ट करवा के फोकस से पास करवा देगा। अब हमने दूसरी रे हरे वाली कंसीडर कर ली। अब हमने एक ऐसी रे मान ली, देखो इन्फिनिटी रेज में से एक ऐसी रे भी होगी जो फोकस से पास कर रही होगी, तो ये मिरर क्या करेगा, उसको बेंड करवा के, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करेगा और उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेगा। अब देखो ये रेड वाली रे और ये ग्रीन वाली रे दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेगी वहां पे सब्जेक्ट की क्या बन चुकी है, इमेज। अब अगर आप उसके हेड की इमेज बना चुके हो तो भाई जो बॉटम की इमेज है उसके नीचे ही बनेगी ना। अब देख सकते हो आपने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इधर मूव करवाया, पहले इमेज बन रही थी फोकस पे, अब हमारी जो इमेज है वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव होगी और हमारा, अब टू बी प्रिसाइज अगर हम बोले तो हमारी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बन रही है। अब यही हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जो हमारी इमेज है वो बनेगी सी और एफ के बीच में। क्योंकि हमारी रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। अब ध्यान से देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिमिनिश हो रही है, मतलब यहाँ पे छोटे साइज की बन रही है, ठीक है, इसलिए हमने डिमिनिश वर्ड यूज करा है। क्योंकि इमेज डिमिनिश है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इमेज इन्वर्टेड, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। चलिए हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करेंगे और आगे मूव करवाते हैं हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे, तो आप देखिएगा जो आपकी इमेज है वो और अवे फ्रॉम द मिरर मूव होगी। अब हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट को लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। आप देख सकते हैं जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। अब ध्यान से देखिए, पहली रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे गई फोकस से पास हो रही है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिली वहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई। अब देखो जहां ऑब्जेक्ट पड़ा था एग्जैक्टली वहीं उसकी इमेज बन रही है। तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे मूव करा, इमेज उसकी इधर मूव कर गई और एक पॉइंट ऐसा आया जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कनकेव मिरर में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपकी इमेज उसको टच करेगी, तो वो एट सी वाला पॉइंट है। अच्छा, आप साइज के बारे में अगर देखोगे, दोनों का साइज क्या लग रहा है, सेम। रेज यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो इमेज रियल है तो इन्वर्टेड है। अगर इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि इमेज सेम साइज की है तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम 1 भी बोलेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इमेज की। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखोगे तो इमेज भी सी पे बनेगी। दूसरा, सेम साइज की बनेगी। तीसरा, क्योंकि रेज एक्चुअल मीट कर रही है तो वो रियल होगी तो वही इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड ने मैग्निफिकेशन को कर दिया नेगेटिव और सेम साइज में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कर दी 1। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इमेज की जो आपको याद रखने हैं। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को फर्दर आगे मूव करा, हम उसको सी और एफ के बीच में ले गए। अब इसकी इमेज डायग्राम समझते हैं, रे डायग्राम समझते हैं। अच्छा बेटा, इसको रे डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे बनाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। देखो पहली रे आप ऑब्जेक्ट से हमेशा ऐसी मान लीजिए जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको पता है ये मिरर क्या करेगा, उसको फोकस से पास करवा देगा। अब दूसरी रे देखो, यहाँ पे इस पिक्चर में तो क्या ली हुई है, एक ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में। आपको पता है जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रे टकराएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। और जब वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे आई तो हमने देखा ये 2 रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही थी और यहाँ पे बन गई इमेज। अच्छा, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज कर सकते थे, यहाँ पे आप ये वाली रे भी ले सकते थे जो फोकस से पास कर रही है और फोकस से पास होने के बाद वो क्या कर देगी, पैरेलल कर देगी। अब यहाँ पे ये वाली रे भी यूज कर सकते थे जो पोल पे गिरेगी और पोल पे गिरने के बाद वो इस तरह से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 सेट ऑफ रेज ले सकते हो। आप यहाँ पे हमने एक पैरेलल ले लिया, एक सेंटर। देखो पैरेलल वाला तो पक्का ही लो, एक पैरेलल रे ले लो, फोकस से पास करके दिखा दो, और एक इन्होंने यहाँ पे लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, वो रिट्रेस कर दिया और यहाँ पे उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर हम डायग्राम को देखें, समझे 2 रेज एक्चुअल मीट कर रही हैं तो रियल इमेज। अब देखो ध्यान से, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी। अब इन्वर्टेड ने मैग्निफिकेशन कर दी नेगेटिव। अच्छा ध्यान से डायग्राम देखो, जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। अब अगर हम पॉइंट्स डिस्क्राइब करें, इसके कैरेक्टर डिस्क्राइब करें,
तो जब आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, हमारी इमेज जो पहले सी तक आ चुकी थी अब और दूर चली जाएगी, तो वो इन्फिनिटी और सी के बीच में चल जाएगी। यहाँ पे इसको सिंपली बोल सकते हो इमेज विल बी बियॉन्ड सी। ये आप याद रखना, जब भी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। देखो ध्यान से, हमारी इमेज बनी बियॉन्ड सी। अच्छा, हमारी इमेज बनी एनलार्ज इन साइज, बड़े साइज की बन गई, ठीक है जी। अच्छा, ये बना सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर किस पॉइंट तक छोटी इमेज बनाता है, किस पॉइंट के बाद वो बड़ी बनानी शुरू कर देता है। ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के इधर इधर पड़ा वो छोटी इमेज बना रहा है। मैं आपको सारे पॉइंट दोबारा से डिस्कस करा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था, सी से इधर पड़ा है तो छोटी इमेज बन रही है। यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट सी से इधर पड़ा है तो छोटी इमेज बन रही है। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, सेम साइज की इमेज बनी। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सी से आगे लेके गए, हमारी इमेज बड़ी होगी। तो भाई सी से पहले वो छोटी इमेज बनाएगा, सी पे वो सेम साइज की इमेज बनाएगा, सी के आगे वो बड़े साइज की इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो बन रही है लार्ज इमेज। अच्छा, क्योंकि रेस एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज, और साथ में क्या बन रही है वो इन्वर्टेड। आपका ध्यान से देखना, क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इमेज की। हम आगे बढ़ते हैं, अगला केस है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। अब ध्यान से देखिए, बड़ी ना बेटा मतलब आपस में लिंक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, इमेज फोकस पर रखी, हमने अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, हमारी इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। वो कैसे जाएगी अभी दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे फोकस पर रखा, पहली रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वाली रे जो हमने लिख ली, हमने पहली रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करवा दिया। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आप दूसरी रे ये वाली भी ले सकते हैं कि हमने पोल पे गिराया। अब अगर आप पोल पे गिराओगे, आपको पता है ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये दो रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, कभी भी मिलती हुई, मतलब यहाँ पे वो नहीं मिल रही। अच्छा, पैरेलल रेज मिलती कहाँ पे है, पैरेलल रेज मिलती है इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे जो रे ली है ना, वो कौन सी ली है, हमने सी के पास भी ले ली। अगर सी की पासली रे लोगे तो वो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करके इस रास्ते से वापस आएगी। अच्छा, अब ये दो रेस भी क्या है, ये दो रेस भी आपस में पैरेलल दिख रही है आपको, तो पैरेलल रेस इन्फिनिटी में मिलती है। अगर हम इस केस की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो अपने ऑब्जेक्ट का फोकस पे हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे चलेगी। अच्छा, ध्यान से देखो, सिर्फ इस पार्ट की जो इमेज है वो इतनी बड़ी बन रही है। हमने बोला कि जो इमेज है भाई सब बहुत बड़ी बन रही है, बहुत ज्यादा बड़ी। अब अगर आप कभी मूवी थिएटर रूम में जाओ, मतलब मूवी देखने जाओ, तो आप देखना है ध्यान से, जहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली अपने सीट के पीछे देखना, छोटी सी आपको लाइट आती दिखे, वहाँ पे एक्चुअल में वो मूवी का रोल चल रहा होता है, वो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं और इतनी बड़ी होकर दिखती है। कारण क्या है, क्योंकि वो भी बहुत हाईली लार्ज इमेज होती है, तो यहाँ पे भी बहुत हाईली लार्ज इमेज बनेगी। अच्छा, ध्यान से देखो, रेस चाहे हमें यहाँ नहीं मिलती दिख रही, पर इन्फिनिटी पे कभी ना कभी मिलेगी, तो हम मान के चलते हैं वो एक्चुअल में मिलेगी। एक्चुअल में रेस मिल रही है तो भाई रियल इमेज, साथ में क्या होगी, इन्वर्टेड। अब ध्यान से देखो, मैग्नेट क्योंकि लार्ज इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब ध्यान से देखना इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। तो ये हमारे यहाँ तक हमारे 5 केस हो चुके हैं। अच्छा, हमने पांचों केस में कॉमन क्या देखा, हमने पांचों केस में कॉमन ये देखा कि भाई जो इमेज है वो बन रही थी रियल और इन्वर्टेड। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई हमें ये बताओ कि कहाँ तक, आपको एक और बात बताऊंगा, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि कनकेव मिरर किस पॉइंट तक रियल इमेज बनाता है, किस पॉइंट के बाद वो वर्चुअल इमेज पे शिफ्ट मार देता है। तो ध्यान से देखना, आप ऑब्जेक्ट को फोकस से लेके उसके पीछे जितना मर्जी रख लो, मतलब फोकस तक या उसके पीछे जितना मर्जी रख लो, इमेज हमेशा बनेगी रियल। जैसे आपने फोकस से आगे शिफ्ट मारा, अब देखना आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल में शिफ्ट मार जाएगी। तो जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। रियल बनाता है फोकस तक, जैसे आगे गए इमेज विल बी वर्चुअल। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट केस की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फोकस और हमारे पोल के बीच में रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ और पी के बीच में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने सिर्फ हेड की इमेज बनानी है। पहली रे थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास करेगी। अच्छा, दूसरी रे ना आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले ली, तो वो रिट्रेस मारेगी। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये दो रेज इस तरफ तो डाइवर्जिंग नेचर की, मतलब ये दो रेज यहाँ तो कभी मिलती हुई दिख नहीं रही अपने को। अब अपने को मतलब अगर ये दो रेज यहाँ पे डाइवर्जिंग है, मतलब ये इसी पॉइंट से तो आई होंगी ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ आग लगा के देखा और यहाँ भी आग लगा के देखा, तो हमें दिखा ये दोनों रेज एक सिंगल पॉइंट से आ रही थी और ये जो सिंगल पॉइंट था वो बिहाइंड द मिरर था। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अच्छा, अब हमने इसकी इमेज बना ली, ऑब्वियसली बाकी बॉडी इसके नीचे होगी। अच्छा, अब रिलेट करो, यहाँ जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, सिर्फ मीट करती हुई दिख रही है, तो ये एक वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, अगर आप साइज को देखोगे तो साइज आपको इमेज का बड़ा दिख रहा है।
अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जब भी आप एफ और पी के बीच में रखोगे इमेज ऑब्जेक्ट को, तुम्हारी जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। अच्छा, इरेक्ट अब मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव करेगी, और अगर आप साइज को देखो तो साइज है एनलार्ज, वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेगा। आई होप आपको 6 के 6 केस क्लियर है। हमने कब कब, अच्छा एक और बात, ऑब्जेक्ट को हमने बहुत दूर रखा, बहुत छोटी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट को हम पास करते गए, इमेज का साइज बढ़ता गया, और आप देखो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, इमेज मिरर से दूर मूव कर रही है। आप अगर एक तरफ का केस याद कर लो ना, आपको दूसरी तरफ को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, मतलब जो सबसे इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी है वो फोकस पे बननी है। जो रियल इमेज का सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो फोकस है। आप ऑब्जेक्ट को पास ले आए, वो फोकस से दूर चलेगी, सी और एफ के बीच में चलेगी। फिर आप सी पे ले आए तो वो सी पे आ गई, फिर आप सी और एफ के बीच में ले आए तो वो क्रॉस करके आगे बियॉन्ड सी चलेगी, एफ पे ले आए तो वो इन्फिनिटी पे चलेगी। अब एफ के पार जैसे करा आपने तो भाई वो आपके मिरर के पीछे चलेगी, ठीक है। अब वो आपको 6 के 6 केस क्लियर है। तो हम अब करेंगे कन्वेक्स मिरर के 2 केस, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। तो हम चलते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर पे, कि कनकेव मिरर को कहां यूज किया जाता है। तो कनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट का कनकेव मिरर से क्या लेना देना। अच्छा, अगर आपको कनकेव मिरर का लास्ट केस याद हो, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और टी के बीच में रखा था, तो उसमें हमें एक वर्चुअल इमेज दी थी जो कि इनलार्ज इन साइज थी। अब यहीं पे डेंटिस्ट की एप्लीकेशन है। अब डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी होती है, मतलब जिसका फोकस काफी दूर होता है। तो वो क्या करेंगे, अब ऐसा कनकेव मिरर यूज कर, मतलब ऐसा कनकेव मिरर बनाना कैसे है, वो एकदम ऑलमोस्ट नियर टू फ्लैट होगा। मतलब अगर हम उसका पर्चा देखेंगे कुछ इस तरह का होगा, बहुत ज्यादा फ्लैट मिरर होगा, बट होगा वो कनकेव कैटेगरी का। अब उसको डेंटिस्ट इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट को देखो दांत देखने होते हैं। अब उनको डेंटिस्ट को जब दांत देखने होते हैं तो उनको दांतों की मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है। अब ये दोनों कंडीशन मैग्नीफाइड भी चाहिए होती है और उनको इस मिरर के अंदर भी चाहिए होती है। मिरर के अंदर मतलब वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड। अब वर्चुअल और मैग्नीफाइड ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है हमारा कनकेव। तो डेंटिस्ट के द्वारा कनकेव मिरर यूज किया जाता है जिसका फोकस बहुत दूर होगा और इसके बीच में वो दांत को रख के उसकी इमेज बना लेते हैं। तो पहला यूज तो डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है जी, बहुत मतलब ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी है। दूसरा बर्जिंग मिरर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अब अगर आपको याद हो तो कनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर बोला। तो अगर हम उसके फोकस पे सपोज करो कि ये एक हमने एज अ कुकर यूज करा, ये था हमने एज अ इसका सोलर कुकर भी बनता है। हमने क्या किया, हमने ना, मैं आपको इसके क्लीन डायग्राम बना के बताता हूँ। इस तरह से ना हमने एक कनकेव मिरर ले लिया और उसके फोकस पे ना हमने इस तरह से खाना रख दिया। अब होगा क्या, जितनी भी रेज सन से आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है वो सारी की सारी रेज वो इस फोकस में से पास कर देगा। अब अगर ये सारी रेज फोकस में से पास होंगी तो ये सारी रेज की हीट से यहाँ पे रखा हुआ खाना पक जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो हमारा टाटा स्काई होता है ना, उसका भी कुछ डिजाइन इस तरह का ही होता है। वो इस तरह से कनकेव शेप का होता है, सेंटर से ऐसे डंडी से निकलती है और यहाँ पे एक रिसीवर होता है। तो जितने भी सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं वो सबको कन्वर्ट करके इस फोकस में से पास करवा देता है और ये अल्टीमेटली वायर के थ्रू आपके टीवी से कनेक्टेड होता है। अब टॉर्च में कहाँ कनकेव मिरर यूज करते हैं, बड़ा ध्यान से देखो। हम टॉर्च में इस तरह से यूज करते हैं, हम कनकेव मिरर बना के उसके फोकस पे एक बल्ब लगा देते हैं। अब बल्ब से क्या निकलती है, रेज ऑफ लाइट। अब बल्ब से जब रेज ऑफ लाइट निकलेगी तो इस मिरर को क्या लगेगा कि भाई ये जो सारी रेज ऑफ लाइट है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही। अब सब सारी रेज ऑफ लाइट फोकस से आ रही होंगी तो वो इन सबको पैरेलल करके इन सब की क्या बना देगा, एक बीम ऑफ लाइट। तो आपको टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी। इस वजह से हम टॉर्च में यूज करते हैं। याद रखिएगा, टॉर्च के अंदर जो कनकेव मिरर यूज होगा उसके फोकस पे आपने बल्ब लगाना है, तभी आपको बीम मिलेगी। उसी तरह से हेडलाइट्स में भी यूज किया जाता है कनकेव मिरर। वैसे ही हम यहाँ पे क्रोम की एक शेप बनाते हैं और उसके फोकस पे हम क्या लगा देते हैं, अपना बल्ब लगा देते हैं, तो हमें एक बीम ऑफ लाइट मिलती है। ये सोलर कुकर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर के बारे में कि कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करेगा। सबसे पहली बात, कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये आने वाली रेज को एक दूसरे से डाइवर्ज करता है, तो ये याद रखना, कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका पहला केस भी इसी तरह का होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। अच्छा, अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे आने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, उससे दो रेज आई, दोनों रेज थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी पहली रे, ये हमारी दूसरी रे। क्योंकि ये मिरर डाइवर्जिंग है तो ये इसको डाइवर्ज करेगा। अच्छा, डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि यहाँ पे अगर कोई आंख लगा के देखे और इस रे को भी डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि यहाँ पे भी कोई आंख लगा के देखे ये दोनों रेज कहाँ से आती दिखेंगी, फोकस से। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह तो मिलने नहीं है, आपने इनको बैक प्लॉट करा, दोनों रेज हमें आती दिखी फोकस पे। तो इस ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा था उसकी इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, उस पूरी की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज्यादा छोटे साइज की होगी, ठीक है, एंड पॉइंट साइज होगी। मतलब यहाँ इसको पॉइंट साइज बोल सकते हैं। अच्छा,
ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे बड़ा है तो इमेज बननी कहाँ पे है, फोकस में बननी है बिहाइंड द मिरर। अब अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है इसका मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि हमारी जो इमेज है, अच्छा आपको ये कनकेव मिरर के अंदर ही दिखेगी। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर में भी कनकेव और कन्वेक्स की फीलिंग ले सकते हैं। बेटा स्पून होगी सबके घर में, है ना? स्पून का जो बेंट मतलब बेंट इनवर्ड वाला पासा होता है, अगर आप उसके तरफ से अपनी फेस देखोगे तो आपको अपनी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, वो एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। और अगर आप उसको स्पून को घुमा दो तो जो उसका पीछे वाला हिस्सा है वो एक कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। उसमें आप देखोगे अब जो इमेज होगी ना वो छोटे साइज की बनेगी बट बिल्कुल सीधी बनेगी। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है, मतलब आपको इमेज आपको मिरर के अंदर दिखेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली डिम्निश इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, और डायरेक्ट इमेज ने मैग्निफिकेशन क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी। मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी +0.3, +0.5, +0.25, मतलब एक से कम वैल्यू है और आगे साइन पे लगा हुआ पॉजिटिव लगा हुआ। आई होप आपको ये केस क्लियर हो गया। हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस है, हमने इस मिरर के फ्रंट में कहीं पे भी अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, मिरर में कहीं पे भी फ्रंट पे पड़ा है। आपको ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक हिस्से की इमेज बनानी होती है। तो पहली रे जो हमारी गई वो पार्ट में तो प्रिंसिपल एक्सिस गई इस मिरर में उसको, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, हमें यहाँ पॉलिशिंग की जरूरत है। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि ये रे कहां से आती दिखेगी, फोकस से आती दिखेगी। अब आप सेकंड रे अपनी मर्जी से कोई मर्जी ले लीजिए, या तो आप सी की तरफ डायरेक्टली ले लीजिए। अगर आप सी की तरफ डायरेक्टेड रे लेंगे तो आपको पता है वो रिप्लेस करती है, या आप फोकस की तरफ डायरेक्टेड रे ले लीजिए। फोकस की तरफ डायरेक्टेड जो रे होती है आपको पता है मिरर उसको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। अब जिस मर्जी रे को ले लीजिए। अगर देखो ऐसा करो, इस ब्लैक रे को भूल जाओ, अब ब्लू रे मान कि हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड रे ली, ये जाएगी मिरर से टकरा कर रिप्लेस होगी, मतलब ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन गई। जब हमने इसको बैक प्लॉट करा तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। मतलब अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पोजीशन देखोगे तो वो क्या है, एफ और पी के बीच। तो इस कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, हमारी इमेज हमेशा एफ और पी के बीच में बननी है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। अगर आप साइज कंपेयर करेंगे जो हमारी इमेज का साइज है वो छोटा, तो अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई जो हमारी इमेज है वो पी और एफ के बीच में बनेगी। हमारी इमेज डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, मतलब हमें मिरर के अंदर दिखेगी, सीधी लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिमिनिश है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी, और डायरेक्ट है तो जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगी। अच्छा मैं इसका ना एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो इस केस की मैग्निफिकेशन होगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो इस केस की मैग्निफिकेशन होगी ना 0.3 या 0.4 ऑर्डर की नहीं होगी, वो 0.03 के ऑर्डर की होगी। क्योंकि हाईली डिमिनिश इमेज बन रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी मैग्निफिकेशन होगी, मतलब उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। इस केस में ये जो हमने ये वाला केस करा है, इस केस में हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू m = +0.3, +0.4 या +0.5 इस तरह की होगी। मतलब वैल्यू 1 से छोटी होगी बट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब आई होप आपको अभी तक का सारा टॉपिक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर के यूज की तरफ। तो देखो कन्वेक्स मिरर को या तो गाड़ी के रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है या इस तरह से सेफ्टी मिरर में यूज किया जाता है। अब गाड़ी के रियर व्यू मिरर में मतलब ऐसे मिरर्स, अब गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी में 3 रियर व्यू मिरर होते हैं। एक इधर लगा होता है ड्राइवर वाली साइड, एक इधर लगा होता है पैसेंजर पैसेंजर वाली साइड, और एक सामने लगा होता है बिल्कुल आपके डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये तीनों मिरर्स आप क्या करते हो, आप पीछे आने वाले ट्रैफिक का ट्रैक रखते हो कि पीछे से कौन आ रहा है। अच्छा अब इस यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर की जगह, देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज करने का सबसे पहला कारण क्या है, क्योंकि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए। हम चाहते हैं हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखे, हमें ऑब्जेक्ट इस मिरर के अंदर दिखे, उसकी इमेज इस मिरर के अंदर दिखे। तो हमें यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करने वाला मिरर चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे हम प्लेन मिरर भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते, इसके 2 कारण हैं। अच्छा ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब अगर ये प्लेन मिरर है ना तो इसका जो व्यू है, मतलब जितना ये जितने एरिया की ये इमेज आपको दे सकता है, ये इसका व्यू है, मतलब ये आप कह सकते हो इसका फील्ड व्यू है। ये सिर्फ इतने एरिया में अगर कोई रे आ गई तो वो उसकी इमेज बना देगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा। बट अगर आप सेम अपर्चर का कन्वेक्स कंपेयर करो तो उसका जो फील्ड व्यू होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। मतलब आप अगर प्लेन को कंपेयर करोगे तो उसका फील्ड व्यू ये है, और अगर आप कन्वेक्स को कंपेयर करोगे तो उसका फील्ड व्यू ये है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे कन्वेक्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमें बहुत ज्यादा फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। अच्छा कनकेव का सबसे लीस्ट होता है। अब अगर आपको कनकेव की शेप याद हो तो कनकेव इस तरह का होता है। अब इस एरिया के अंदर अंदर जो रेज ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी वो उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो कनकेव का फील्ड व्यू सबसे कम, उसके बाद आता है प्लेन मिरर का, सबसे ज्यादा आता है कन्वेक्स का। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, हम प्लेन मिरर की जगह कन्वेक्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर आपको याद हो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता था वो सेम साइज की बनाता था, पीछे से ट्रक का, तो ट्रक का हमें बस छोटा सा हिस्सा दिखेगा जहां से रेज आ रही है मिरर पे गिर रही है। बट
जो कन्वेक्स मिरर था वो बहुत ज्यादा डिमनेस इमेज बनाता था। अब देखो एक्चुअल में ये गाड़ी इतनी बड़ी है पर उसकी इमेज कितनी छोटी करके दिखा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक की इमेज दिखेगी। देखो यहाँ से लेके आप काफी पूरी की पूरी रोड की इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो ट्रैफिक वो होते हैं ना, सेफ्टी मिरर्स होते हैं, ये कहाँ यूज किए जाते हैं बेटा? ये की पॉइंट्स पे यूज किए जाते हैं। देखो एक रोड क्लियर थी, अब यहाँ पे ना एक कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड है, तो ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है, ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है और ट्रैफिक ने इधर से भी निकलना और इधर से भी निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इस जगह पे इस तरह के मिरर्स लोकेट किए जाते हैं। एक का मुंह इधर होगा और एक का मुंह इधर होगा। अब जिसने इधर जाना है वो इधर वाला मिरर देख के देखेगा कि ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, अब जिसने इधर जाना है वो इधर वाला मिरर देख के बताएगा कि ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग वो मतलब अब यहाँ पे भी लगाने का कारण क्या है, ताकि उसको ज्यादा ट्रैफिक का व्यू मिले, वर्चुअल इमेज मिले, और हर इमेज का साइज कुछ क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे एज अ सेफ्टी मिरर भी हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, दैट इज योर मिरर फॉर्मूला, जिसके बेस न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब मिरर फॉर्मूला समझने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं मिरर फॉर्मूला है क्या। तो मिरर फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये इज 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस मेजर कहां से करने हैं, ये सारे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं पोल से। तो मैंने एक एक रे डायग्राम उठाया, कनकेव का और एक कन्वेक्स का। आपको याद होगा इसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा था c और f के बीच में और हमारी इमेज बनी थी यहाँ पे बियॉन्ड c, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इसमें इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ मार्क करने जा रहा हूं। ये तीनों के तीनों डिस्टेंस मेजर हम करेंगे पोल से। अगर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, पोल पे टेप रखिए, ऑब्जेक्ट के पैर तक खोल दीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, पोल पे टेप रखिए, ऑब्जेक्ट तक खोल दीजिए, ये आपका इमेज डिस्टेंस। सॉरी, ये हमारा पोल से लेके ऑब्जेक्ट के पैर तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज के पैर तक इमेज डिस्टेंस। अब दोबारा टेप खोलिए, फोकस तक खोल दीजिए, ये हमारी आ गई फोकल, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं सारे डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करे, पोल से, u v f। अच्छा, इस तरह से हम r में मेजर कर सकते हैं। पोल पे टेप रखिए, c तक खोल दीजिए, आपको मिल जाएगी r की वैल्यू। अब दो डिस्टेंस और होते हैं बेटा, एक होती है ऑब्जेक्ट की हाइट और एक होती है इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट के पैर पे टेप रखिए, ऊपर तक खोल दीजिए, ये आपको दे देगा h0, और इमेज के पैर पे टेप रखिए, नीचे तक खोल दीजिए, ये आपको दे देगा h। अब वापस आते हैं करके कन्वेक्स पे। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, पोल पे टेप रखी, ऑब्जेक्ट के पैर तक खोल दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल पे टेप रखी, इमेज के पैर तक खोल दी, इमेज डिस्टेंस, पोल पे टेप रखी, फोकस तक खोल दी, फोकल, पोल पे टेप रखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खोल दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे, ठीक है, ये चार हमारे डिस्टेंस हो गए जो हमने पोल से मेजर किए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए, इसके पैर पे टेप रखी, ऊपर तक खोल दी, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट। हमने इसके पैर पे टेप रखी, ऊपर तक खोल दी, हमारे पास क्या आ गई, इमेज हाइट। इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और हमारे पास जो रिलेशन है मिरर फॉर्मूला का वो है 1/v + 1/u = 1/f। अब ये फॉर्मूला करता क्या, देखो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले, अगर सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है मिरर से, आपको उस मिरर की फोकल लेंथ पता है, सपोज करो आपने देख लिया कि वो रियल इमेज बना रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन कहाँ लगानी है वो बताएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी बताएगा कि भाई मिरर से इतनी दूर इमेज बननी है। अब आप जहाँ पे मिरर इमेज बननी है वहीं पे स्क्रीन लगाएंगे, तभी आपको इमेज मिलेगी। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम v, u और f, अगर कोई भी दो गिवन है हम तीसरा निकालेंगे। मतलब अगर हमें स्क्रीन लगानी है तो हमें v चाहिए, हमें ये पता है कि इमेज कहाँ बन रही है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ बड़ा है तो हम u निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। हमें इमेज भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है कहाँ पड़ा है, हम उस मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी 1 लाख रुपए का नोट है कि आपने जितने इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है वो सारी की सारी डालनी है प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम दो साइन यूज करेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब प्लस का कब यूज करना है, माइनस का कब यूज करना है, देखिए ध्यान से। मैंने आपको बताया कि आपको सारे डिस्टेंस मेजर कहां से करने हैं, पोल से। तो सबसे पहले हम एग्जांपल मान लेते हैं इस कनकेव मिरर की इमेज की। देखो मैंने आपसे बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपने पोल पे टेप रखी और टेप खोली ऑब्जेक्ट के पैर तक। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उसके आगे आपने नेगेटिव लगा देना है, क्योंकि टेप हमारी लेफ्ट हैंड साइड में खुल रही है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला इमेज डिस्टेंस, पोल पे टेप रखी और आपने टेप इमेज तक खोल दी, तो ये जितनी भी वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे मैंने बोला फोकल लेंथ मेजर करो, पोल पे टेप रखी, फोकस तक खोल दिया, तो सपोज करो इसकी वैल्यू f है, तो जो भी आएगी आगे आपने क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना। अब मैंने आपको बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल पे टेप रखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खोल दी, तो जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपकी टेप किधर खुल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में खुल रही है। अब इस तरफ आइए, अब अगर हम इस तरफ आपको बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, आप क्या करेंगे, पोल पे टेप रखेंगे और ऑब्जेक्ट के पैर तक खोल देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव लेंगे मतलब जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव लेंगे।
अब मैंने आपको बोला इमेज पोल पे टेप रखी, इमेज तक खोल दी, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब आपने पोल पे टेप रखी, फोकल लेंथ तक खोल दी, तो जो भी वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की वो पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि टेप की तो थोड़ी राइट को खोल दी। पोल पे टेप खोल रखी और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खोल दी, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। तो अगर आपको टेप लेफ्ट साइड खोलनी पड़ रही है नेगेटिव ले लो, अगर राइट साइड खोलनी पड़ रही है पॉजिटिव ले लो। अब ध्यान से देखो, अगर आपको टेप ऊपर खोलनी पड़ रही है पॉजिटिव ले लो, टेप नीचे खोलनी पड़ रही है नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए टेप ऊपर खोलेंगे पॉजिटिव, टेप नीचे खोल लें, यहाँ पे भी इमेज भी ऊपर ही है, ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर उसकी हाइट पॉजिटिव, इमेज नीचे इसकी हाइट नेगेटिव। अब इनको फॉर्मूलाज में लगाना कैसे है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपको क्या किया हुआ, मैंने बहुत सिंपल सी कर दी साइन कन्वेंशन। अब देखो, अगर आपको वो साइन कन्वेंशन नहीं समझ आई तो मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में एक टेबल बना दिया है, आप इसको भी एक बार गो हो सकते हो, ध्यान से देखना। जो हमारा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर से। आपको पता है कन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बनाता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। अब देखो ध्यान से, अब कन्वेक्स मिरर के लिए सब कुछ फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। कैसे? u आपका हर केस में नेगेटिव होने वाला है। देखो ध्यान से, इन दोनों ही केसेस में जो हमारा u था, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा था, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखा था। तो बेटा u एक ऐसी चीज है जिसने कसम खाई हुई है कि वो क्या रहेगी, वो नेगेटिव रहेगी। तो u तो नेगेटिव रहेगा। अच्छा ध्यान से देखना, u नेगेटिव करके बाकी सब कुछ क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो इसमें तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर आ गया या कन्वेक्स मिरर आ गया, तो आप u नेगेटिव रख के सबको क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। अब दिक्कत आती है कई बच्चों को कनकेव मिरर में कि क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है। कनकेव मिरर दो तरह की इमेज बनाता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो इन दोनों ही इमेज में हमारा जो u है वो फिक्स है, नेगेटिव नेगेटिव। हमारी फोकल लेंथ फिक्स है, नेगेटिव नेगेटिव। हमारा r फिक्स है, नेगेटिव नेगेटिव। और हमारा ho भी फिक्स है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा ध्यान देखो, तीनों में ho पॉजिटिव है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रखना है। तो HO ने भी कसम खाई हुई है पॉजिटिव रहने की और U ने भी कसम खाई हुई है नेगेटिव रहने की। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा कनकेव मिरर है इसमें क्या क्या फिक्स था, इसमें U फिक्स था, F फिक्स था, R फिक्स था और HO फिक्स था। बचा क्या, V और HA। अगर देखो रियल इमेज है साथ में इन्वर्टेड होगी तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, और अगर वर्चुअल इमेज है तो साथ में इरेक्ट होगी तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं याद रखने वाली। कन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, और कनकेव मिरर में ध्यान से देखिए u, f, r और ho ये फिक्स है। u नेगेटिव, f नेगेटिव, r नेगेटिव, ho नेगेटिव। u, f, r और ho भाई ये फिक्स है। फिक्स कैसे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। अब अगर इमेज रियल है तो उससे इफेक्ट कौन कौन होने वाला है, एक v होने वाला है और एक hi होने वाला है। अगर रियल है तो भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और अगर कहीं वर्चुअल है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक और चीज याद करा देता हूँ। देखो कनकेव, कन्वेक्स को तो भूल जाओ, बहुत आसान है। कनकेव क्या हो, कनकेव में अगर रियल इमेज बन रही है 5 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, 5 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव 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 मतलब 3 नेगेटिव आ गए, और पॉजिटिव 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 3 पॉजिटिव आ गए। याद रखने वाली कोई बात ही नहीं। कन्वेक्स में 1 नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, कनकेव के रियल में 1 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और उसकी वर्चुअल में भाई 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। अब आप जिसको जिस मर्जी तरीके से अपने दिमाग में फिट कराइए, पर साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपको ये औखा लग रहा है तो मैंने आपको तरीका बताया ही है। पोल पे टेप रखनी है, देखो लेफ्ट रखनी है, देखो लेफ्ट टेप खोल रहे हो कि राइट टेप खोल रहे हो। जिधर खोल रहे हो लेफ्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव। अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स करा के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पे उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन पुट करा है वो इमेज के बारे में कर रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज की पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, साइज बताओ, जो कि 3 सेंटीमीटर हाई है। मतलब आपको इसमें इन्होंने क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट बता रखी है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे दी और ये भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा है, मिरर कौन सा लिया है, कनकेव। देखो बेटा फिजिक्स विदाउट इमेजिनेशन मुश्किल है करनी, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका रफ सा रे डायग्राम बना। ये पोल है हमारा, ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला जी जो हमारी फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पता है जो f होता है, जो r होता है हमारा, वो हमारे f का डबल होता है। तो अगर f 18 है तो हमारा कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब उन्होंने आपको दे दिया कि भाई जो u है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब u दे रखा है। अब याद रखो मैंने आपको u के बारे में क्या बताया था कि u ने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो u इज -9 सेंटीमीटर।
अब देखो आपने ये जो u दे रखा है वो p से दे रखा है, p से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ा, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है भाई वो f और p के बीच में बढ़ा। केस याद करो, इसकी इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही थी। इमेज बना के देख लेते हैं हम। तो ये हमने ऑब्जेक्ट पर रखा, पहली रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास कर दी, दूसरी रे पोल पे गिरी और इधर आ गई। ये दोनों रेज इस तरफ क्या है, डाइवर्जिंग, इस तरफ डाइवर्जिंग है। तो हमने इनको बैक प्लॉट करवाया। जब हमने इनको बैक प्लॉट करवाया तो जो मेरी इमेज है वो तकरीबन यहाँ बनी, मतलब बनी तो ये बिहाइंड द मिरर ही, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो v है वो टेक्निकली पॉजिटिव आना चाहिए। अब कनकेव मिरर है तो मेरी फोकल लेंथ क्या आने वाली है, नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और भाई साहब इसने भी कसम करी पॉजिटिव है। अब उन्होंने बोला है पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको मतलब बताना है कि पोल से कितनी दूरी पे आपकी इमेज बन रही है, इसका मतलब आपको v बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v यहां से क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। अब हमने फोकल लेंथ की वैल्यू डाली, कितनी आई, -80, माइनस ऑफ u की वैल्यू डाली वो कितनी आ गई, -9। अब देखो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा -1/80, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1/9। अब अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 और 3 लिखिएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +2। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/80। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1/80 वैल्यू आ रही किसकी तरफ से आ रही थी, 1/v की तरफ से आ रही थी। यहाँ से अच्छा, अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, वो v को लिखेंगे 1/80, ये 1/v आ रहा है। अब इसको रेसिप्रोकल तो करो, यहाँ से v जो आ गया वो आ गया 18 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया टेक्निकली पॉजिटिव आना चाहिए, और कोई साइन नहीं आया तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, देखो हमें पोजीशन बता दी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन गई तो नेचर ऑटोमेटिकली क्या बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रही बात साइज की, अब साइज कैसे निकाले भैया, देखो एक रिलेशन है hi/ho is equal to -v/u। ये वैसे आने वाला तो आगे, बट हमें यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं अपन अभी के लिए ये वाला रिलेशन भूल जाते हैं कि हमने यूज करना है। तो हमने ये साइज ऑफ द इमेज जो है ना वो बाद में निकालेंगे, और सभी के लिए याद रखना जो हमारा v आया था वो 1/वो कितना आया था, 18 आया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ये वाला रिलेशन पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, फिर यूज करेंगे। चलिए, an object of 5 cm in height placed at a distance of 20 cm from a diverging mirror। देखो हमने डायरेक्टली अब आपको मिरर नहीं बताया कौन सा है, यहाँ पे डाइवर्जिंग वर्ड यूज करते हैं। डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स मिरर। डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा कन्वेक्स मिरर बन गया, ये उसका पोल बन गया, ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर हाई है, यहाँ पे हम लेंगे +5, क्योंकि एचओ ने कसम खाई हुई इस प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब वो मिरर से, मिरर मतलब पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठा हुआ। अब ये अल्टीमेटली आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है, u की कसम खाई हुई है नेगेटिव रहने की, तो अल्टीमेटली आपको ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको याद हो कि भाई कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज बन गई p और f के बीच में, डायग्राम बना, पहली रहेगी पैरेलल। अच्छा, इसने इसको डाइवर्ट करना है इस सेंस में कि भाई ये कहां से आके दिखेगी, फोकस। अच्छा, दूसरी रे ना हमने पता क्या करी, दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टली ले ली। तो आपको पता है इसने रिट्रेस मारा, जब इसने रिट्रेस मारा तो इन दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये दो रेज अब डाइवर्जिंग होती है, अब जब आपको ब्लैक प्लॉट करोगे तो ये दोनों रेज आपको इस पॉइंट से आती दिखेगी। इसका मतलब आपका जो इमेज है वो इन दोनों के बीच में बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या डाटा दे रहे थे, डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आपको इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, आपको पता है सिर्फ इसमें ये नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ तो पॉजिटिव ही होता है। तो हमारे पास r आ गया cos 30। अब r से हम f निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन r/2, f = r/2, फिर आ जाएगा 30/2 कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो नेचर तो हमने देख के सारी बता दिया, क्योंकि भाई मिरर हमारा कौन सा है, डाइवर्जिंग, तो इमेज तो रहने वाली है वर्चुअल मिरर। अब रही बात पोजीशन ऑफ द इमेज की, तो इसका मतलब आपको उससे यूज निकालना, तो हमने यूज करा मिरर फॉर्मूला करा, तो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u। अच्छा, अब f की वैल्यू डाली हमारे पास कितनी है, 1/15 माइनस, देखो अब जब u की वैल्यू डालोगे तो u की वैल्यू जो है वो है -20। अब देखो जब ये माइनस बाहर आएगा ये हो जाएगा 1/15 + 1/20। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा शायद 60, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास 1/v की जो वैल्यू आई है वो 7/60 आई है, तो जो v की वैल्यू है वो कितनी होगी, 60/7। अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.864, ये आएगा 5
फिर आएगा 6, ये आंसर है, यस है 8.57। मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में आना चाहिए। अब भाई ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देखो हमारा आंसर जो आया बिल्कुल सही है कि भाई हमारा v जो है वो पॉजिटिव 8.5 सेंटीमीटर पे पड़ा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके मिरर फॉर्मूला की मदद से, जब हमें इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फोकल लेंथ पूछ रखी है, बाकी तो देखिए। अब हम आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है मैग्निफिकेशन। अब देखो आपने देखा कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर थे वो हमारे इमेज के साइज के ऊपर इफेक्ट डालते थे, कभी उसको छोटा कर रहे थे, कभी उसको बड़ा कर रहे थे। अब अगर आपको ये जानना है कि वो कितने गुना छोटा कर रहे थे, कितने गुना बड़ा कर रहे थे, किस फैक्टर से छोटा कर रहे थे, किस फैक्टर से बड़ा कर रहे थे, तो उस फैक्टर का नाम है मैग्निफिकेशन। अब ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम, सिंपली क्या होता है, ये सिंपली एक रेशियो होती है दैट विल टेल यू द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब किस अमाउंट से या किस फैक्टर से आपने इमेज को बड़ा किया है या इमेज को छोटा किया। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली ये है क्या, इट्स अ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डोनेट किससे करते हैं, स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। अच्छा, इस क्योंकि रेशियो है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होने वाले। अगर हम एच आई माने कि साइज ऑफ द इमेज है, एच ओ को माने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला है एच आई ओवर एच ओ, और मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। अभी दोनों फॉर्मूले कहां से आए, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले। अच्छा ध्यान से देखो भाई, ए बी के बराबर है, ए सी के भी बराबर है, तो बी और सी तो आपस में बराबर है। अब ये अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर है। यहां से हमने एक रिलेशन बनाया एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई। अब ये रिलेशन को हम यूज करेंगे अपने इस वाले न्यूमेरिकल में जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, जिसमें हमारी जो v थी वो कितनी आई थी, वो 18 सेंटीमीटर आई थी। जो हमारा u था वो 9 सेंटीमीटर था माइनस में, ये प्लस में था। अच्छा, उसके बाद हमें जो ho दे रखा था, कितना दे रखा था, 3 सेंटीमीटर का दे रखा था। और अगर आपको याद हो, क्या पूछा था, साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमसे hi पूछ रखा था। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आपके दिमाग में एक रिलेशन आना चाहिए, hi over ho is equal to minus v by u। यहाँ से hi क्या हो जाएगा, माइनस v by u into ho। अब v की वैल्यू डालते हैं वो है 18 और u की वैल्यू डालते हैं वो है -9 into ho कितना है 3, 30 में 2 आया, माइनस से माइनस किया तो यहाँ पे hi कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से मैग्निफिकेशन की मदद से हमने ये वाला क्वेश्चन में इमेज, हाइट ऑफ द इमेज निकाला। अच्छा, अब ना मैग्निफिकेशन को हल्के में नहीं लेते, एक्चुअल में मैग्निफिकेशन एक बड़ी उम्दा चीज है जो आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर कर देगी कि कौन सा मिरर है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है और नेचर क्या है। अब ध्यान से देखना, कहने को तो ये छोटी सी चीजें हैं, बट इसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका अपना साइन और एक होती है इसकी वैल्यू। अब जो साइन है वो हमें आइडिया देगा नेचर ऑफ द इमेज के बारे में, और जो वैल्यू है वो हमें आइडिया देगी किसके बारे में, साइज के बारे में। अब ध्यान से देखते हैं, अब अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो आपने वहीं से समझ लेना हमारी इमेज रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वहां से समझ लेना इमेज वर्चुअल। दो बातें क्लियर होगी। अच्छा, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट होगी। अब आते हैं वैल्यू पे। अब वैल्यूज की तीन हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी। अब यहां से देखिए, अगर ग्रेटर देन 1 है तो बड़ी इमेज है, लेस देन 1 है डिमिनिश इमेज है, या आप सिंपली बोल सकते हो इट इज अ स्मॉल साइज इमेज, और अगर इक्वल टू 1 है भाई सब सेम साइज इमेज है। ठीक है जी, तो हमारी स्मॉल साइज इमेज है। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना, अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाने जा रहा हूं। अब सोच करो, हमारे पास क्या थी, हमारे पास मैग्निफिकेशन की मैंने आपको एक वैल्यू दे दी +1, एक वैल्यू दे दी मैंने -1, एक वैल्यू मैंने आपको मैग्निफिकेशन दे दी -2, एक वैल्यू मैंने आपको दे दी +2। अब इसके 4 केस के बाद हम पांचवा केस भी करेंगे, वो भी आता है। अब +1 की बात करते हैं। मैंने आपको सिंपल बोला कि मैग्निफिकेशन एक मिरर था, उसने इमेज प्रोड्यूस करी, उसकी मैग्निफिकेशन थी +1। क्या मतलब है, तो हमने इसके दो हिस्से कर दिए, प्लस को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। अब प्लस है तो मतलब भाई वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज, यहां से तो क्लियर हो गया कि भाई हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और डायरेक्ट है। अब यहां पे देखो भाई साहब, ये कनकेव भी बनाता, ये कन्वेक्स भी बनाता और ये प्लेन भी बनाता। अब मिरर कैसे पता लगेगा, आपको तो सिर्फ नेचर पता लगा। अब इस पे आते हैं। अब मैग्निफिकेशन 1 का सिंपल मतलब था सेम साइज की इमेज। अब सेम साइज की इमेज कन्वेक्स को बना ही नहीं रहा था, तो इसको कट कर देखो, दो चीजें क्लियर होगी, एक ये चीज और एक ये चीज। अब क्या रह गया, मिरर का टाइप, कन्वेक्स पे तो हमने कट कर दिया। अब वो बनाता था कनकेव और ये बनाता है कन्वेक्स। याद रखो, कनकेव की जो सेम साइज की इमेज थी वो केस कौन था वो एट सी वाला केस था, और इमेज भी हमारी एट सी बन गई थी, पर वो इमेज थी रियल और इन्वर्टेड।
हमें यहाँ पे इमेज क्या चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो कनकेव भी नहीं है। ये मिरर कौन सा है, ये प्लेन मिरर। तो याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन होती है +1, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। अच्छा, अब हम मिरर फॉर्मूला, ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं मैं, ठीक है, हम मिरर फॉर्मूला की मदद से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। कैसे? प्लेन मिरर के ऊपर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/v। चलिए, आपको पता है कि भाई हमारी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आ गया 1/∞ = 1/v + 1/v। क्लियर है? अच्छा, 1/∞ ना 0 होती है, कैसे होती है? देखो 1/0 अगर हम इन्फिनिटी बोलते हैं तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आ गया 1/0 = 1/v + 1/u, यहाँ से आ गया 1/v = -1/u, यहाँ से कितना आ गया, v = -v। अच्छा, अगर इस माइनस को इग्नोर करें, माइनस का सिंपल मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पड़ा है, इमेज राइट बनेगी, राइट साइड बनेगी मिरर की, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर की इधर पड़ा, इमेज इधर बनेगी। माइनस को इग्नोर करो तो क्या किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया ना वैल्यू में। तो इस चीज से हमने ये प्रूव करा, ठीक है। ये कोई रिजल्ट आपके मतलब आपको 1 मार्क्स में पूछ रहा है, आज तक प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते, तो हमारा जो मिरर था वो प्लेन मिरर हो गया। तो देखो, सिर्फ इस वैल्यू ने हमें नेचर बताया, साइज बताया, मिरर का टाइप बताया, बड़ी उल्टा चीज। अब अगली पे आते हैं। अब अगली तो देख के पता लग गया होगा, देखो नेगेटिव मतलब रियल और इनवर्ट, 1 मतलब सेम से। भाई अभी तो हम बात करते रहते हैं कि कौन सा मिरर था, कनकेव। अब देखो 3 चीजें मौके पे क्लियर हो गई। अब कनकेव भाई सेम साइज की इमेज कब बना रहा था, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट सी, तो उसकी इमेज भी कहां बनी थी, एट सी। 5 चीजें सिर्फ एक वैल्यू से, 5 सॉल्यूशंस 1 प्रॉब्लम, ठीक है। उल्टा बोलने वाले, वैसे 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पे 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगली वैल्यू पे आते हैं। चलिए, अगली वैल्यू में फिर इसके 2 हिस्से करते हैं, नेगेटिव एक तरफ रखा, टू एक तरफ रखा। नेगेटिव ने बताया रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा, अब यहीं से आपका मिरर क्लियर हो गया, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कनकेव बनाता था, तुम्हारा मिरर भी क्लियर हो गया। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे आओ। अब इसका मतलब क्या है, इमेज हमारी क्या है, एनलार्ज। भाई साहब, एनलार्ज इमेज वो कब बनाता था, जब आपको याद हो हम सी से एक कनकेव मिरर के एफ सी, भाई सी से पहले और सी तक वो सेम साइज की इमेज बना रहा था। सी और एफ के बीच में और एफ के ऊपर अगर आपको याद हो वो एनलार्ज इमेज बना रहा था रियल और इन्वर्टेड के साथ। मतलब आपको पता लगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में कहीं पड़ा हो सकता है, और जो उसकी इमेज है वो बियॉन्ड सी पड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज इधर चलेगी, अगर आपको याद हो। चलिए, अब इस पे आते हैं मैग्निफिकेशन +2 पे। प्लस ने बोला वर्चुअल और इरेक्ट, और 2 ने बोला एनलार्ज इन साइज। भाई ये कौन सा मिरर है, तो वर्चुअल और इरेक्ट में पे जाइए और एनलार्ज पे जाइए। देखो वर्चुअल और इरेक्ट पे फिर से आपका दिमाग खटकेगा, कनकेव कन्वेक्स प्लेन। अब ध्यान से नहीं क्लियर होगा, वर्चुअल इरेक्ट से हमें मिरर नहीं क्लियर होगा, एनलार्ज पे आ जाओ। मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा मिरर एनलार्ज इमेज बनाता था, तो वो सिर्फ था कनकेव। ये स्मॉल साइज की बनाता था, ये सेम साइज की बनाता था, तो यहाँ से हमारा जो मिरर क्लियर हुआ कौन सा हुआ, कनकेव। अच्छा, कनकेव का कौन सा केस था, भाई ये वो केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा था, और हमारी इमेज कहाँ बनी थी, हमारी इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर। वो आपको क्लियर होगा। चलिए, अब इसके चलते ना अब 2 और कर लेते हैं, एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू +0.2 और एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू -0.2। चलिए, अब फिर से प्लस मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है कि कनकेव मिरर। आप अभी नहीं बता सकते क्योंकि तीनों वर्चुअल और इरेक्ट मिरर में आते हैं। 0.2 क्या है, <1, मतलब भाई हमारी जो इमेज है वो स्मॉल साइज है। अभी तीनों में से पिक करो, स्मॉल साइज इमेज कौन बनाता था, यस कन्वेक्स बनाता था। अगर आंसर कनकेव है तो वीडियो दोबारा देखो, अगर आंसर प्लेन है तो उसी वीडियो दोबारा देखो। तो हमारा जो मिरर है वो कौन सा है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स में हमने कहा रखा, देखो कन्वेक्स में हमें इमेज की पोजीशन पता है, क्या एफ और पी के बीच में बनने वाली है और कहीं नहीं बनती, या फोकस पे बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को स्टेटिक पे रखते हैं। क्योंकि ये मैग्निफिकेशन इतनी छोटी नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई इस मिरर के फ्रंट में आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज ही ऐसी बनी हुई है, मतलब ये एफ और पी के बीच में इमेज बनी। फिर अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन -0.2। माइनस क्या मैंने बताया, रियल और इन्वर्टेड। बिल्कुल सही, सिर्फ दिमाग चला होगा, ऐसे ही रियल और इन्वर्टेड देखा, मिरर क्लियर हो गया कनकेव। अब 0.2 का मतलब क्या था, हमारी जो इमेज है वो डिमेज है। अब अगर आपको याद हो तो कनकेव में ये एफ ये सी, बताओ सी से इधर वो कौन सी इमेज बनाता था, डिमिनिश भी बनाता था और रियल और इन्वर्टेड भी बनाता था। इसका मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो बिफोर सी रखा है, और जो हमारी इमेज बन रही है वो सी और एफ के बीच में बन रही है। तो ये छोटी सी मैग्निफिकेशन आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा
कि हमारा मिरर कौन सा है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, हमारी इमेज कहाँ पे है, हमारी इमेज की नेचर कहाँ पे है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं आपके लिए रिफ्लेक्शन का टॉपिक एक वन शॉट लेके आऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि हम मोटिवेट होए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए तैयार करें।